अपनी छोटी सी बीवी को बच्चे समझकर अभी तक सुहाग रात नहीं मनाई थी। अचानक में छोटी सी लड़की ने शौहर से बच्चा लेने की जिद शुरू कर दी। एक रात उसका शौहर भी खुद पर काबू ना पा सका, मजबूर होकर बोला, तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा और खून भी निकलता है। मैं जो करूँगा तुम्हें करने देना और चीखना मत। फिर वह लड़की बोली, मेरा नाम फ़खर है, मैं एक मुतवज़ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे माँ बाप गांव में रहते थे और मैं शहर में नौकरी करता था। मेरे माँ बाप को हमेशा यही शिकवा रहता था कि मैं शहर जाकर उनसे दूर हो गया हूँ। वो अक्सर कहते थे कि तू शहर जाकर बैठ गया और हमारी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तू शादी कर ले ताकि कोई तेरे बाद हमारे काम आ सके। उनकी बात वज़न था, मगर दिल में एक झिझक सी थी कि मैं खुद भी शादी करना चाहता था। मगर जब उन्होंने कहा कि हमारी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी तो मैं घबरा गया था, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी पसंद की लड़की तो गांव की ही होगी और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी तालीम याफ्ता शहरी लड़की से हो जो मेरी तरह सोचने समझने वाली हो। मगर तकदीर और माँ बाप के फैसलों के आगे हमेशा औलाद को सर झुकाना पड़ता है। जब उन्होंने लड़की के बारे में बताया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई बहुत खूबसूरत है, मगर ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया कि वो उम्र में बहुत छोटी है। माँ बाप ने जब ये बात सुनी तो हंसते हुए बोली कि यही उम्र होती है शादी की, 20 साल के बाद तो लड़की बूढ़ी हो जाती है। मैं अंदर ही अंदर सोचता रहा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, मगर माँ बाप को कौन समझाए। मैं उनके जज्बात का एहतराम करता था और उनके सामने ज़ुबान नहीं खोलता था। मेरा एक ही दोस्त था जो मेरी सारी बातें सुनता और मशवरा देता था। उस दिन मैंने उसे सारी बात बताई तो वह हंसने लगा और बोला कि यार तू क्यों परेशान होता है, हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम शादी करें ताकि कोई उनकी खिदमत के लिए हो। अगर तू किसी शहर की लड़की से शादी करेगा तो वह कभी गांव जाके तेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करेगी। बेहतर यही है कि उनकी पसंद के लड़के से शादी कर लो, वो वही करेगी, उनकी खिदमत भी करेगी और तू बेफिक्र होकर शहर में अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। मैंने कहा, और मैं क्या करूं? जिसको पसंद नहीं करता उससे शादी कर लूं? वो बोला कि यार तू मर्द है, मर्द कभी मजबूर नहीं होता, तू चाहे तो शहर में भी दूसरी शादी कर सकता है। तेरी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक गांव और एक शहर। वैसे भी तेरे 2 घर हैं, तेरे माँ बाप को एक बहू मिल जाएगी जो उनके पास रहेगी और तू शहर में अपनी मर्ज़ी से जो जी सकेगा। मैं उसकी बातों में सोचने लगा, बात कुछ हद तक ठीक थी। मैं शहर में रहता था जहाँ किराए के घर बहुत महंगे पड़ते थे, इसलिए मैंने वहाँ एक छोटा सा अपना घर बना लिया था। मगर ये बात माँ बाप को नहीं बताई थी। मुझे डर था कि अगर वह जान गए कि मैंने शहर में अपना घर बना लिया है तो वे ये समझेंगे कि अब मैं उनसे मुकम्मल अलग हो गया हूँ। वह दोनों बड़े जज्बाती थे, जैसे अक्सर माँ बाप होते हैं जिन्हें ज़रा सी बात भी दुख दे जाती है। इसलिए मैंने हमेशा उनसे अपनी बातें छुपा कर रखी थी ताकि उनके दिल को ठेस न पहुँचे। मेरे दोस्त ने कहा कि मर्द को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, उसका काम सिर्फ जिम्मेदारी उठाना है। अगर मर्द शुरू दिन से ही सही कदम उठाए तो माशवरा उसे कभी तंग नहीं कर सकता। वह बोला कि तेरा काम है पैसा कमाना और तू अच्छी खासी कमाई करता है, तुझे क्या फ़िक्र है? तू 2 घर भी चला सकता है, 2 ज़िंदगियाँ भी निभा सकता है। मैंने हंसते हुए कहा कि अभी तो एक ही नहीं संभल रही, तू दूसरी की भी बात कर रहा है। वो बोला कि वक्त आने पर सब हो जाएगा, अभी तू माँ बाप की बात मान ले। मैंने भी दिल में फ़ैसला कर लिया कि चलो माँ बाप की खुशी के लिए ही सही शादी कर लेता हूँ। वैसे भी उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं था। अगर मेरी शादी उनकी पसंद से हो जाए तो कम से कम उनका दिल खुश हो जाएगा, मुझे भी सुकून रहेगा कि उनके पास कोई है जो उनका ख्याल रखेगा। यूँ शादी की बात तय हो गई, रिश्ता पक्का हुआ तो माँ बाप की खुशी दीदरी थी। घर में तैयारियां हो गई। गांव में जैसे ईद का समा था, हर तरफ रौनकें थी, रिश्तेदार आ जा रहे थे, लोग मुबारकबाद दे रहे थे। मैं शहर से चंद दिन की छुट्टी लेकर गांव पहुंचा तो माँ ने मुझे देखकर दुआएं दी कि अब दिल को सुकून मिला कि बेटे की शादी होने जा रही है। मैंने चुपचाप सर झुका लिया और दिल में सोचा कि शायद यही ठीक है। आखिरकार 2-3 दिन बाद ही शादी तय थी और मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। वह बार बार यही कह रहे थे कि बेटा तूने हमारी लाज रख ली, हमें फ़ख्र है कि तूने हमारी बात मानी। उन्होंने मेरी शादी अपने रिश्तेदार कमल से करवा दी। कमल गांव की मशहूर लड़की थी, उसके हुस्न के चर्चे इर्द गिर्द के गांव तक थे। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली लड़कियां होती हैं, जिनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ख्वाब बसते हैं। मगर उसकी उम्र कम थी, इसलिए मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं फ़िलहाल उससे मियाँ बीवी वाला रिश्ता शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि ना मुझे कोई जल्दी थी ना दिल में ऐसा कोई शौक़ था। शादी के दिन गाँव में अजीब रौनक थी, हर तरफ रोशनियों का समुंदर था। ढोल की थाप पर लड़कियाँ गीत गा रही थी,
माँ बार बार आंखों में आंसू लिए मुझे दुआएं दे रही थी। अब्बू खुशी से मेहमानों को मिठाई खिला रहे थे। मैं खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। दिल में बस यही सोच रहा था कि ये सब कुछ इनके सुकून के लिए हो रहा है, मेरी खुशी का इसमें शायद कोई हिस्सा नहीं। शादी की रात जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमल रिवायती अंदाज में पलंग पर बैठी थी। उसके सर पर गहरे लाल रंग का घूंघट था। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी जो शायद उसकी इत्र या फूलों से आ रही थी। मैंने उसे देखकर धीरे से कहा, घूंघट खुद ही उठा लो और कपड़े बदल कर सो जाओ, थक गई होंगी, सारा दिन तकरीब में रही होगी। वह चौंक उठी और हल्की सी हैरत से मुझे देखने लगी, फिर बोली कि मुझे लगा आप मेरा घूंघट उठाएंगे। मैंने नरमी से जवाब दिया कि ये सब रस्में हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला और कहा, ये मुँह दिखाई के लिए अम्मी ने दिया था, उसमें एक सोने का लॉकेट है, ये तुम्हारा तोहफा है, तो इसे रख लो और अब आराम कर लो, तुम्हें नींद की ज़रूरत होगी। वो चुपचाप खड़ी रही जैसे मेरे रवैये को समझने की कोशिश कर रही हो, फिर बोली, ठीक है मैं बाथरूम जा रही हूँ। वो वहाँ काफ़ी देर तक रही क्योंकि दुल्हन बनी हुई थी। मेकअप उतारने और कपड़े बदलने में वक्त लग गया। जब वह वापस आई तो मैं सोफ़े पर लेट कर सोने का बहाना कर रहा था। मैं चाहता था कि उसे यह एहसास हो जाए कि मैं उसे वक्त देना चाहता हूँ और हमारे दरमियान कोई ज़बरदस्ती या जल्दबाजी नहीं होने वाली। मैंने आंखें बंद की हुई थी मगर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे करीब आई और मेरे सर के पास चंद लम्हे खड़ी रही। शायद मुझे गौर से देख रही थी। शायद उसके जहन में कई सवाल होंगे कि ये कैसा आदमी है जो पहली रात भी चुपचाप सो गया। मगर मैंने कोई हरकत ना की। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और कुछ देर बाद कमरे में खामोशी फैल गई। अगले दिन मैं हमेशा की तरह नॉर्मल रहा। मैंने कोशिश की कि वो खुद को अजीब महसूस ना करे, मगर दिल ही दिल में मैं उससे थोड़ा दूर रहने लगा। मैं चाहता था कि वे वक्त ले अपनी नई ज़िंदगी को समझने के लिए। कुछ दिन बाद मैंने माँ बाप से कहा कि मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं और मुझे वापस शहर जाना है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तू वापस चला जा, जब दिल करे फिर आ जाना। अब हमें कोई फ़िक्र नहीं, कमल हमारे साथ है, वो हमारा ख्याल रखेगी, हम अकेले नहीं हैं। अब तू मुतमईन हो जा और जब पता होगा कि घर में खूबसूरत बीवी है तो तू खुद ही बार बार आ जाएगा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि जी बिल्कुल। मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। मैं जानता था कि मेरा दिल कमल के साथ नहीं लगा। 3-4 दिन बाद मैंने वापसी की तैयारियां शुरू की। वो रात मेरी शादी के बाद आखिरी रात थी। मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर कमरे में आ गया ताकि सो जाऊं। कमल आहिस्ता से आई और बोली कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। वो थोड़ा रुक कर बोले कि आप दोबारा कब आएंगे। मैंने वही जवाब दिया जो माँ बाप को दिया था कि 2 हफ्ते में आ जाऊँगा। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली कि मुझे आपकी याद आएगी। मैंने दिल में सोचा कि हैरत है, ये क्यों कह रही है, हमने तो अभी ठीक तरह बात भी नहीं की। मगर वो चुप रहा। वो धीरे से बोली कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि वह यह प्यार कब और कैसे हो गया। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है, 2 हफ्ते बाद आ जाऊँगा। फिर मैं करवट लेकर लेट गया। सुबह जब मैं जाने लगा तो वो मेरे करीब आई और हाथ बढ़ाने लगी जैसे अलविदा कहना चाहती हो, मगर मैं साइड पर हो गया और कहा कि अपने अब्बू का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो खामोशी से पीछे हट गई। उसकी आंखों में नमी थी मगर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने दिल मोड़ नहीं देखा और घर से निकल गया। शहर पहुंचकर मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। ऐसा नहीं था कि मुझे फ़ौरन किसी और शादी का शौक़ था, बस काम ज़्यादा था। वक्त गुजरता गया। 2 हफ्ते का वादा मैंने ऐसे ही किया था। करते करते 3 महीने गुजर गए। अब अम्मा अब्बा के फ़ोन आने लगे। उनकी आवाज़ों में शिकवा था। वो बार बार कहते कि बेटा कब आएगा, कमल रोज़ तेरा पूछती और हम भी तुझे याद करते हैं। और मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था। मैंने अपने माँ बाप से फ़ोन पर कहा कि आप लोगों ने तो कहा था कि शादी करा के मुझे परेशान नहीं करेंगे, अगर अब तो आप रोज़ फ़ोन करके मुझे याद दिलाते हैं। वो फ़ौरन बोले कि बेटा हमने कहा था कि परेशान नहीं करेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम अपनी बीवी को भूल जाओ। ऐसा तो नहीं होता ना, हमने भी तो किसी की बेटी को अपने घर में जगह दी है। अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे जो रोज़ पूछते हैं कि बेटा बाहर चला गया, अभी तक वापस नहीं आया, अब तुम ही बताओ हमें क्या कहें। ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक बोझ सा उतर गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब एक चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे दिल माने या ना माने। चंद दिन बाद मैं गांव गया तो घर का माहौल पहले से बदला हुआ लगा। माँ के चेहरे पर हल्की सी नाराज़गी थी और बेटा बाप भी खामोश थे। मगर सबसे ज़्यादा तब्दीली कमल में थी। उसके चेहरे पर वही खूबसूरती थी मगर साथ ही एक शिकवा छिपा हुआ था। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी और अगर करती भी तो बहुत कम अल्फाज में, जैसे दिल में कुछ भरा हुआ हो। वो मुझसे नज़रें चुराती थी और जब मेरी नज़र उस पर पड़ती तो वो रुख मोड़ लेती। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो नाराज़
नाराज़ है और चाहती है कि मैं उसे मनाऊं, जैसे औरतें अक्सर नाज नखरे दिखाती हैं। शाम का वक्त था, मैं कमरे में बैठा था। कमल चुपचाप आई और मेरे करीब बैठने के बजाय दरवाजे के पास खड़ी रही। उसके चेहरे पर जिद और मासूमियत मिली जुली थी। मैंने कहा कि आओ बैठो। वो धीरे से बोली, मैं नाराज़ हूँ, आप मुझे मनाने नहीं आए। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तो मनाने वाला नहीं, जो ज़िद्दी बन जाए वो खुद ही मान जाएगी। ये सुनते ही वो आहिस्ता से आई और मेरे पास बैठ गई। उसने नज़रें झुकाते हुए कहा कि क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी मगर चेहरे पर हैरत अंगेज़ कशिश थी। मैंने नरम लहजे में कहा, तुम अच्छी हो और तुम प्यारी हो, मगर बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है। उसने फ़ौरन जवाब दिया कि गाँव में सब लड़कियाँ शादी के बाद अपने शौहरों के साथ रहती हैं, वो उन घर छोड़कर नहीं जाते। तो 2 हफ्ते बाद ही चले गए और फिर मुझसे बात तक भी नहीं की। मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र अभी कम है, मैं चाहता था कि तुम थोड़ा समझ जाओ, अभी वक्त है। वो फ़ौरन बोली कि तो क्या हुआ, मैं खूबसूरत तो हूँ ना? मैंने कहा हाँ खूबसूरत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी सब कुछ हो जाए। तुम्हें समझना होगा कि शादी एक जिम्मेदारी है, खेल नहीं है। वो चुप कर गई, फिर हल्की आवाज़ में बोली, अच्छा ठीक है, मुझसे बात नहीं करनी तो ना करें, मगर मुझे बीवी नहीं बनाना तो ना बनाए। एक काम कर दे, मुझे बच्चे की माँ बना दे। मैं पानी पी रहा था, मेरे हाथ कांप गए और पानी गले में अटक गया। मैंने कहा, ये क्या कह रही हो? बीवी नहीं बनाऊं और तुम्हें बच्चे की माँ बना दूं? इसका क्या मतलब है? वे बिल्कुल संजीदा थी। बोली कि गांव में जिस लड़की की भी शादी होती है ना, पहले ही साल में उसकी गोद में बच्चा आ जाता है। आपकी अम्मी भी कह रही थी कि बस अब बच्चा हो जाए तो वह खुश हो जाएंगे। मुझे भी बच्चा बहुत पसंद है, बस आप मुझे बच्चे की माँ बना दें। उसके बाद चाहे शहर चले जाए, मैं बच्चे के साथ खुश रह लूँगी। मैं उसे हैरत से देख रहा था, जैसे मेरी समझ से बाहर हो कि वह क्या बोल रही है। मैंने कहा, तुम मजाक कर रही हो? उसने बड़े इत्मीनान से कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा, तुम्हें पता भी है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? उसने बड़े एतमाद से कहा, हाँ जब शादी होती है तो फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। आप एक बार मेरे गले लगेंगे ना तो बच्चा पैदा हो जाएगा। ये सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। मुझे हंसी भी आ रही थी और हैरत भी हो रही थी। फिर ये लड़की वाकई इतनी मासूम है या बेवकूफ़ बन रही है? मैंने कहा कि गले लगने से बच्चा नहीं होता, इसके लिए बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है, औरत को बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, तब कहीं जाकर बच्चा पैदा होता है। वो फ़ौरन बोली कि वह तो बात की बात है, अभी तो आप गले लगे ताकि बच्चा पैदा हो जाए, फिर मैं अभी सबको बताऊंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने उसे देखा, उसके चेहरे पर मासूमियत थी, उसके लहजे में सच्चाई थी, जैसे वह वाकई समझती हो कि ऐसा ही होता है। मैंने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैं हंसने लगा। मैं हंसी रोक नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि आज के ज़माने में कोई इतना जाहिल, इतना भोला और इतना सीधा कैसे हो सकता है? या तो वह झूठ बोल रही है या फिर वाकई दिल से इतनी मासूम है। मैं देर तक शहर में टहलता रहा और खुद ही हंसता रहा, जैसे कोई बच्चा किसी अजीब सी बात पर मुस्कुरा रहा हो। उसके बाद मैं फिर से शहर चला गया। मैंने दिल में सोचा कि अब कुछ दिन सुकून से अपने कामों में लग जाऊं, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए माँ बाप की नाराज़गी बढ़ती गई। वो बार बार फ़ोन करने लगे, उनकी आवाज़ों में सख्ती आने लगी। मैं जान गया कि अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि मैं जानबूझकर गाँव नहीं जा रहा। अब वे समझ गए थे कि मैं उनसे भाग रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कमल ने उन लोगों से क्या बात की है, लेकिन मैं जानता था कि वे जितनी मासूम है वे कुछ भी बोल सकती है। एक दिन माँ ने फ़ोन किया, उनकी आवाज़ में गुस्सा भी था और परेशानी भी। उन्होंने कहा, फ़कर तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी ने क्या कहा है पता है? वो कह रही थी कि आपका बेटा जब तक मेरे गले नहीं लगेगा मैं माँ कैसे बनूंगी। ये सुनकर मेरा रंग उड़ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वे ये बात माँ से कह देगी। माँ ने यह बात शायद बाप को भी बता दी, क्योंकि कुछ ही देर बाद बाबा का फ़ोन आ गया। बाबा ने जैसे ही बात शुरू की मैं समझ गया कि आज मेरी खैर नहीं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि लड़की मासूम है, तुम समझदार हो, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसी मासूम बीवियों से शादी करने के लिए तुम मर्द तरसते हैं और तूने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। ये कोई मर्दानगी नहीं फ़क्र। अब अपनी हरकतें ठीक कर, फ़ौरन वापस आ जा, वरना मैं खुद शहर आ जाऊँगा। मैंने कई बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन बाबा की आवाज़ ऐसे दबाव था कि कुछ बोल ही ना सका और चुपचाप हाँ कर दी। अगले दिन मैंने वापसी का फ़ैसला किया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि कमल ने क्या सोचकर वह बात माँ से कही होगी। उसे इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ऐसी बातें घर के बुज़ुर्गों से नहीं की जाती, मगर शायद वे वाकई दिल से इतनी मासूम थी कि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके अल्फाज का असर क्या होगा। मैं गांव पहुंचा तो हैरानी हुई। अब अब्बू ने मुझे बताया कि हमने कमल को गाड़ी में बिठा दिया है, वो शहर आ रही है।
تجھے اس کے اسٹیشن پر لینے جانا ہے۔ میں چونک گیا۔ میں نے کہا کہ اکیلی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اکیلی ہے، لیکن ہم نے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ بیچ راستے میں نہ اتارنے دینا۔ میں اندر سے گھبرا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی اور گاڑی میں نہ بیٹھ جائے یا راستے میں کہیں اتر نہ جائے، کیونکہ وہ پہلی بار اکیلی سفر کر رہی تھی۔ میں جلدی سے تیار ہو کر اسٹیشن پہنچ گیا۔ بابا نے مجھے بس کا نمبر بھی بتایا تھا۔ میں پلیٹ فارم پر کھڑا ہر آنے والی بس کو غور سے دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی بس آ کر رکی۔ میں نے دیکھا تو کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ جیسے ہی نیچے اتری میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آپ واقعی لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں کیسے نہ آتا۔ وہ مسکرا دی اور میں نے اس کا سامان اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شہر میں آ کر وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے میرے گھر کا ماحول پسند آیا تھا۔ وہ بڑی صفائی سے سارا گھر سنبھالنے لگی۔ 3-4 دنوں میں ہی اس نے ہر چیز اپنی جگہ پر سجا دی تھی۔ وہ کم عمر تھی مگر گھر کے کاموں میں بہت سمجھدار نکلی تھی۔ وہ مجھے صبح دفتر بھیجتی اور شام کو خود کھانا تیار رکھتی۔ میں دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نادان سمجھتا تھا، مگر اب وہ بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آ کر بولی کیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے دل کی بات مانیں گے؟ میں نے پوچھا کون سی بات؟ وہ دھیرے سے بولی وہی بات جس کے لیے میں ہر رات خواب دیکھتی ہوں۔ میں اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہو گیا اور آخرکار میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ بہت خوش تھی جیسے اس کی کوئی بڑی مراد پوری ہو گئی ہو۔ اس کے بعد وہ دیر تک میرے قریب بیٹھی رہی اور میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگلی صبح سب کچھ بدل گیا۔ جب میں جاگا تو وہ بستر کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، طبیعت خراب ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی مجھے واپس بھیج دے، میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل نارمل بات ہے، اس میں شرمانے یا گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ سب نارمل نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کس بات کو بڑا سمجھ رہی ہو؟ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس بھیج دو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے معصوم چہرے پر خوف سا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ میں ہنسی روک نہ سکا۔ میں نے کہا تم ابھی نہیں سمجھو گی، یہ سب فطری ہے، نارمل ہے، مگر وقت کے ساتھ تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ میں نے اسے پانی دیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی مگر اس کے چہرے پر ندامت اور شرم چھائی ہوئی تھی۔ وہ بولی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب ہم شوہر بیوی ہیں اور ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں۔ میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میرے دل میں بھی اس کے لیے نرمی پیدا ہو گئی۔ اب میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اسے واپس بھیجوں، کیونکہ اب واقعی ہمارے دل مل چکے تھے، لیکن وہ اس دن تھوڑی زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا جیسے کسی نے اس کے اندر سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ اسے واپس گاؤں جانا ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اسے وقت چاہیے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے خود گاؤں چھوڑ آؤں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس کچھ دن رہ کر سکون میں آ جائے۔ میں نے 2 دن بعد اسے گاؤں پہنچا دیا۔ وہ ماں باپ کے گلے لگ کر دیر تک روتی رہی۔ ماں اسے پیار سے سینے سے لگائے بیٹھی رہی اور بولی کہ کوئی بات نہیں بیٹی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ آپ اسے کچھ دن اپنے پاس رکھ لیں، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں واپس لے آؤں گا۔ وہ سر ہلا کر راضی ہو گئی۔ میں خاموشی سے شہر واپس آ گیا مگر میرے دل میں ایک خالی پن سا رہ گیا تھا۔ ہر رات اس کی آواز سننے کو دل چاہتا تھا، اس کے بولنے کا انداز، اس کی ہنسی سب یاد آتی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے۔ میں اپنی نوکری میں مصروف تھا مگر دل کہیں اور تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ میرا فون بجا۔ اسکرین پر گاؤں کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا تو ماں کی آواز آئی جو بولی کہ بیٹا خوشخبری ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ماں نے کہا کہ کمل ماں بننے والی ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دل چاہا کسی وقت گاؤں بھاگ جاؤں۔ میں نے فوراً اگلے دن جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گاؤں پہنچا تو وہ آنگن میں بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکی سی شرم اور آنکھوں میں چمک تھی جیسے کوئی انمول خزانہ پا لیا ہو۔ میں نے دیکھا تو وہ دھیرے سے بولی آپ کو ناراضگی تو نہیں ہوئی؟ میں مسکرا کر بولا ناراضگی کیسی، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ وہ مسکرا دی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب تم کچھ بھی فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلے دن میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے سب ٹیسٹ کیے اور کہا سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس عمر میں جو لڑکیاں ماں بنتی ہیں اس کے بچے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے سکون ملا اور میں نے شکریہ ادا کیا۔ وہ بھی خوش ہو گئی
और उसके चेहरे पर पहली बार फिर वही पुरानी चमक लौट आई। डॉक्टर ने कहा कि अब सफ़र ना करें, आराम करें, तो हमने फैसला किया कि वह गांव ही रहेगी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। मैंने अपनी नौकरी ऑनलाइन सिस्टम पर डाल दी ताकि मैं गांव से ही काम कर सकूं। मैं सुबह ऑनलाइन काम करता और बाकी के दिन उसके साथ गुजारता। मैं उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता। कभी उसके लिए आम लाता, कभी उसके पसंदीदा फल। कभी शाम को हम छत पर बैठ जाते, मैं मेरे पास बैठकर आसमान के तारे गिनती रहती। मैं उसके चेहरे की रोशनी देखकर मुतमईन हो जाता। दिन गुजरते गए, उसकी तबीयत कभी कभार ख़राब हो जाती, मगर मैं हमेशा पास होता, उसे दवा देता, उसके माथे पर हाथ रखकर तसल्ली देता। उसके दिल में अब खौफ नहीं रहा था। अब वह मुस्कुरा कर कहती थी कि आप हैं तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। मैं जानता था कि वह दिल से बोलती है, उसकी आवाज़ में खलूस होता है। महीने गुजर गए और आखिरी वो दिन आ गया जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। रात के वक्त अचानक उसके दर्द शुरू हुए। मैंने घबराकर माँ को बुलाया और गाड़ी निकाली। हम अस्पताल पहुँचे। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आई और बोली, मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं भाग कर अंदर गया। कमल बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरे पर थकन थी मगर आंखों में अजीब सा सुकून और खुशी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो धीरे से बोली, यह आपका बेटा है। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा कि नहीं, ये हमारा बेटा है, हमारा प्यार। माँ बाप भी बहुत खुश हुए। घर में जैसे ईद का समा था। सबने मिठाइयाँ बांटी। माँ ने बच्चे को गोद में लिया और बोली कि देखो, फ़क्र है, ये बिल्कुल तुम पर गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि बस इसकी आंखें कमल जैसी हैं। इस बात पर कमल हंसती। उसकी वह हंसी सुनकर मेरे दिल के सारे दुख मिट गए। मैंने कुछ दिन तक गांव में ही रहने का फ़ैसला किया क्योंकि अब मुझे अपनी बीवी और बेटे दोनों की ज़रूरत थी। मैंने अपनी कंपनी को कहा कि मैं कुछ महीने रिमोट काम करूंगा। उन्होंने इजाज़त दे दी। मैं हर रोज़ सुबह काम करता और शाम को अपने बेटे के साथ खेलता। वो जब हंसता तो लगता जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ इसी एक मुस्कुराहट में है। कमल भी अब हम पहले से ज़्यादा पुरसुकून हो गई थी। उसके चेहरे पर माँ बनने की खुशी थी। वह हर वक्त अपने बेटे को देखती रहती। मैं कभी कभी रात को उसे कहता कि अब तुम बदल गई हो। वह हंसती और कहती कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैं माँ भी बन गई हूँ। मैंने कहा कि माँ तो तुम पहले दिन से थी क्योंकि तुम्हारे दिल में नरमी थी, मोहब्बत थी। उसने धीरे से कहा कि अगर आप मेरे साथ ना देते तो शायद मैं कभी माँ बनने का हौसला ना करती। अब मैं अक्सर शहर नहीं जाता था, बस महीने में 4-5 दिन के लिए जाता था। अपना ज़रूरी काम निपटा कर वापस आ जाता क्योंकि अब मेरा दिल शहर में नहीं लगता था। मेरा दिल अब सिर्फ उन दोनों के पास रहता था। मैं कोशिश कर रहा था कि अपना सिस्टम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर लूँ ताकि मुझे मुस्तकिल गाँव में रहना नसीब हो जाए। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने खूबसूरत राह पर चल पड़ी। कमल पहले से ज़्यादा समझदार हो गई थी। वो घर के सारे काम बहुत मोहब्बत से करती थी। सुबह सवेरे उठकर चूल्हा जलाती, फिर नाश्ता बनाती, बच्चों को तैयार करती और जब मैं काम पर बैठता तो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ जाती। तभी कहती कि आप थक गए होंगे, मैं चाय बना दूं। मैं हंसते हुए कहता कि नहीं, बस तुम मुस्कुरा दो, चाय खुद बन जाएगी। वो हंस देती और चाय ले आती। उसकी मुस्कुराहट में अब वो खौफ नहीं था जो पहले दिनों में होता था। वो अब मुकम्मल औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, दिल में एतमाद। वो अपने हर काम में ज़िम्मेदार थी। घर के अखराजात संभालना, बच्चा संभालना, सब कुछ बड़ी खुशलूबी से करती थी। कभी कभी मैं शाम को उसे कहता कि याद है कि तुम कितनी डरती थी। वह हंसती और कहती कि अब वह कमल मर गई जो हर चीज़ से घबरा जाती थी। अब तो मुझे कोई खौफ नहीं क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हैं। मैंने कहा कि यही तो मेरी जीत है कि तुम्हें अब मुझ पर यकीन है। वो बोली कि यकीन नहीं, भरोसा है, और भरोसा मोहब्बत से बड़ा होता है। मेरी ज़िंदगी अब मुकम्मल लगने लगी थी। अब कोई कमी नहीं रही थी। एक मोहब्बत करने वाली बीवी, एक मासूम बेटा और एक पुरसुकून घर। मेरे पास सब कुछ था। कभी कभी रात को जब कमल मेरे साथ बैठी बच्चे को सुलाती तो मैं उसे देखता रहता। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, उसके दिल में अमन था। मैं सोचता कि अगर उस दिन मैंने उसे वापस भेजने के बजाय ज़बरदस्ती रोक लिया होता तो शायद ये सब खूबसूरत लम्हे मुझे नसीब न होते। अब वो कभी खुद से ऐसी बातें नहीं करती कि मुझे बच्चा चाहिए या मेरे गले लग जाए, क्योंकि वह डर जाती है। लेकिन मुझे उसकी वो पुरानी मासूमियत अब भी अच्छी लगती है। उसकी वो शर्म, वो सादगी जो उसके चेहरे पर झलकती है, वही मेरी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभार मैं उसके पास जाकर बैठता हूँ तो वो बच्चों को गोद में लिए होती है। मैं उससे कहता हूँ कि कमल, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। वो मुस्कुरा कर कहती, हाँ मैं जानती हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी की खुशी हूँ। मैं कहता हूँ, नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी खुद हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी जीना सीख ही ना पाता। अब हर सुबह सूरज निकलता है तो मेरे घर के आंगन में रोशनी के साथ हंसी भी उतरती है। कमल की आवाज़ गूंजती है, बच्चे की किलकारियाँ आती हैं और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ज़िंदगी ने मुझे ये सब दिया जिसकी मैंने कभी दुआ भी नहीं मांगी थी। मेरी कहानी अब मुकम्मल हो चुकी
चुकी थी। मैं वही आदमी हूँ जिसने एक दिन अपनी बीवी को मासूमियत से भागने की कोशिश की थी, मगर आखिरकार उसी मासूमियत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मेरा घर खुशियों से भरा हुआ है, मेरी बीवी हंसती है, मेरा बेटा खेलता है। मैं हर दिन अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसा घर दिया जिसमें मोहब्बत है, सुकून है और एक मासूम दिल रखने वाली औरत है, जिसकी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। ज़िंदगी एक अजीब सा सफ़र है जिसमें कभी रास्ते सीधे लगते हैं और कभी बल खाते हैं। मैंने सारी ज़िंदगी यही समझा कि मोहब्बत बस एक एहसास का नाम है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब मैंने कमल को देखा तो जान लिया कि मोहब्बत वह चीज़ है जो इंसान के अंदर जीने की वजह पैदा करती है। ज़िंदगी तभी खूबसूरत होती है जब उसमें किसी का साथ हो, जो तुम्हें समझता हो, तुम्हें अपनाता हो और तुम्हारी खामोशियों से भी तुमसे बात कर सके। मैंने सोचा था कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम है, मगर अब समझ गया हूँ कि असल ज़िंदगी किसी के लिए जीने का नाम है। जब मैं काम से लौट कर आता हूँ और मेरा बेटा दौड़ता हुआ मेरे गले लगता है तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी दौलत भी इस लम्हे के बराबर नहीं हो सकती। मोहब्बत इंसान को नर्म बना देती है, ज़िंदगी को मायने दे देती है और हर दुख को आसान बना देती है। मैंने देखा है कि मोहब्बत के बगैर इंसान खाली है, उसकी सांसें तो चलती है मगर दिल नहीं धड़कता। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कुछ ज़ख्म दिए, कुछ दुआएं दी, लेकिन सबसे बड़ा सबक ये दिया कि मोहब्बत अगर खुलूस से की जाए तो वह कभी ख़त्म नहीं होती। मैं जब कमल को देखता हूँ तो लगता है कि वक्त रुक गया है, उसकी मुस्कुराहट ने मुझे अपनी मंजिल नज़र आती है और उसकी खामोशी से मुझे सुकून मिलता है। मोहब्बत वो ताकत है जो थके हुए दिल को भी दोबारा धड़कने पर मजबूर कर देती है। मैंने पहले कभी किसी के लिए इतनी जिम्मेदारी महसूस नहीं की थी, मगर अब हर सुबह आँख खोलने से पहले ही दिल में ख्याल आता है कि कमल और फ़खर जूनियर के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। यही मेरी दुआ बन गई है। मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। अब मैं वो शख्स नहीं रहा जो सिर्फ अपनी आसानी देखता था, अब मैं दूसरों की खुशी में जीना सीख गया हूँ। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर साथ मोहब्बत हो तो मुश्किल रास्ते भी हल्के लगने लगते हैं। जब कभी थकन महसूस होती है तो कमल का चेहरा देख लेता हूँ, उसकी आंखों में ऐसा सुकून है जो किसी दुआ से कम नहीं। मैं सोचता हूँ कि शायद यही असल ज़िंदगी है, जब इंसान को किसी की मौजूदगी में अपने मुकम्मल होने का एहसास हो। मोहब्बत ने मुझे जीना सिखाया और ज़िंदगी ने मुझे सब्र सिखाया है। इन दोनों ने मिलकर मेरी रूह को सुकून दिया है। अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं लगती, क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ है जो दिल चाहता है। मोहब्बत एक दुआ है जो इंसान के दिल से निकलती है और अगर खुलूस से मांगी जाए तो कबूल हो जाती है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया और मैं अब जान गया हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ उसी वक्त जीने के काबिल होती है जब उसमें सच्ची मोहब्बत शामिल हो। धन्यवाद दोस्तों।